बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं महविश हबीब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं वो कौम और वो माशरा या वो शहर तरक्की करता है जो अपने मसाइल गिनवाने के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखता है। फैसलाबाद के हवाले से बात करें, फैसलाबाद के अहम शोबा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम देख रहे हैं कि इसमें मसाइल भी हैं लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। साल 2025 कैसा रहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, होजरी के लिए कैसा रहा, क्यों हम ये बात करते हुए दिखाई देते हैं, ये ख़बरें हमें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो बढ़ गई है और एक्सपोर्ट में कमी है। आखिर क्या मसाइल हैं? और ख़ास करके अगर हम दिसंबर के हवाले से बात करें तो दिसंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें होजरी के, न्यू ईयर के भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, क्रिसमस के ऑर्डर्स भी कंप्लीट करना होते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें, एनालिसिस करें तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट में कमी है। क्या वजूहात हैं? हुकूमत पॉलिसीज़ को किस तरह से देख रही है? और हमेशा से ये बात की जाती है टैक्सेशन का बोझ जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को मुतासिर कर रहा है। इस पर भी जी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं हमेशा से कहती हूँ कि पूरे दिन को प्लान करने के लिए मौसम के हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम अपना पूरा दिन उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लें। मौसम वाला सेगमेंट भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके इवेंट्स में हम आपका हिस्सा बनना चाहते हैं। आपके सालगिरह वाला सेगमेंट भी हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे वकला बरादरी के मसाइल के हवाले से। आइंदा आने वाले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन है उसमें जो सेक्रेटरी उम्मीदवार हैं वो क्या विज़न रखते हैं, क्या मोटिव रखते हैं, किस चेंज के साथ वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और सोने का भाव ताव से लेकर सब्जियों के भाव ताव भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो आज सुबह का आगाज़ जो है वो सूरज की सुनहरी किरणों से हुआ है जिससे सर्दी की शिद्दत में कमी आ रही है, लेकिन सुबह के औकात में और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। आज थ्रू आउट कैसा मौसम रहेगा, फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह से ही सर्द हवा चलने का सिलसिला जारी है और सबसे अहम बात यह है कि बहुत दिनों के बाद शहर फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 पॉइंट से नीचे आया है और आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 150 से 160 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत जो है उसके अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 66% रिकॉर्ड किया गया है और हवा 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल रही है। अलबत्ता पिछले 2 रोज़ से पहले जो है धुंध हुआ करती थी शहर फैसलाबाद में, लेकिन कल से लेकर अब तक जो है वो धुंध भी बाकायदा दिखाई नहीं दी है और सुबह का आगाज़ जो है वो भी चमचमाती हुई धूप से हुआ है। लेकिन जो ये सर्द हवाएं चल रही हैं इसकी वजह से जो खुश्क सर्दी है वो बरकरार है। और देखा जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी किसी भी किस्म का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया है। अलबत्ता डॉक्टर्स माहिरीन का यही मशवरा है कि इस सर्दी में जो मास्क है उसका इस्तेमाल करें ताकि आप खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जैसी बीमारियों से बच सकें। अलबत्ता जो अहम बात ये है कि शहर फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज 200 से कम है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद के हवाले से। साल 2025 जिस तेज़ी से गुजरा है, ये तेज़ी अगर हम देखें कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी बेहतर रही है। अगर होस्टरी सेक्टर के हम चैलेंजेस के हवाले से बात करें, हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें, हम कहाँ पर इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, 2025 कैसा रहा बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, इस पर जी आज हम बात करेंगे। उस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अहमद अफजल अवान साहब ने, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं PHMA से। और बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से बात करनी हो, पाकिस्तान के बिज़नेस के हवाले से बात करनी हो, होजरी सेक्टर के चैलेंजेस को करीब से देखना हो तो काफ़ी ज़्यादा बसीरत रखते हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं अहमद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अहमद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साल 2025 जिस तेज़ी से गुजरा है हम सब लोगों के सामने ही है। बहुत सारे हदफ भी थे, बहुत सारी प्लानिंग्स भी की हुई थी। अगर हम स्पेसिफिकली होस्टरी सेक्टर को देखें तो क्या हम लोगों ने जो टारगेट्स प्लान किए हुए थे उन टारगेट्स को अचीव किया है? अगर नहीं किया तो क्या वजूहात रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, अगर आप सिर्फ टारगेट्स की बात करें 2025 को लेके, और अगर आप समझें कि मतलब एक जो गोल्स थे या जो मतवक्का था और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उससे कोई बेहतरी आएगी, तो मेरे ख्याल में मजमूई तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 हौजी सेक्टर का अगर आप इन पर्टिकुलर पूछें तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। और हमारे जो नंबर्स हैं ओवरऑल पिछले 2-3 सालों की निस्बत, वो इस साल सबसे कमी की तरफ रहे हैं, ऑन द रिडक्शन साइड रहे हैं। और उसकी कई वजूहात हैं, उसमें सिर्फ एक सिंगल फैक्टर नहीं है। और जो ज़्यादा ख़तरे की बात है इस वक्त वो ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई बेहतर होती भी नज़र नहीं आ रही। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2026 जो है वो 2025 की निस्बत बेहतर रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली इसमें काफ़ी फैक्टर हैं जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, जो अभी तक हमारे एड्रेस नहीं हुए। क्या चैलेंजेस रहे हैं? अगर हम बात करें एनालिसिस की, तो मुझे ये लगता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत महंगी है। अगर पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें, हमारी पॉलिसीज़ में इनकन्सिस्टेंसी नहीं है। अक्सर बिजनेस कम्युनिटी या इंडस्ट्रियलिस्ट ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। सेम गोज़ फॉर होज़री सेक्टर। आपने पहली बात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें मैं आपको 2 फैक्टर्स बता देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा आसानी रहेगी। इस वक्त पूरे खित्ते में हम सबसे महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा इस वक्त जो है 13 kWh% हम पे कर रहे हैं। और इसी तरह जो पूरे खित्ते में सबसे महंगी हमारी गैस का भी मामला है। लेकिन ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, अपनी दरख्वास्त रख रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर कोई रोशनी डाली जाए और वो इन चीज़ों को एड्रेस कर सकें। इन्हें सिमिलर मैनर, एक आपने पॉलिसी की बात की, तो पॉलिसी के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे अभी तक कोई कम्प्रीहेंसिव टेक्सटाइल पॉलिसी नज़र नहीं आती जिसमें हमें बहुत अशद ज़रूरत है काम करने की। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम फैसलाबाद की पहचान के हवाले से बात करें, तो जी फैसलाबाद की पहचान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। लेकिन जिद्दोजहद बहुत हो रही है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो उसके असरात हैं, वो उस तरह से ना इंडस्ट्रीज तक पहुँच रहे हैं, ना एक आम शहरी तक पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा आम होती हुई दिखाई दे रही है। मोहम्मद इनारो, आप बताइए, आपको 2025 कैसा रहा आपकी नज़र में, अगर हम स्पेसिफिकली होज़री सेक्टर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें? महविश, पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का कमोबेश 60% हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर का है। और टेक्सटाइल सेक्टर हर साल इसमें अपना अहम किरदार अदा करता है, बाहर से ज़रिए मुबादला लाता है, मुल्क की मईशत को मजबूत करता है। और ना फ़कत मईशत मजबूत करता है बल्कि हमारे बिलखुसूस अगर फैसलाबाद की बात कर ली जाए तो एक बड़ा ऐसा सेक्टर है मज़दूरों का जो फ़कत टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। टेक्सटाइल सेक्टर ना सिर्फ मुल्क के लिए बेहतर है बल्कि हमारे यहाँ पर निजी सतह पर जो लोगों को रोज़गार देने में उसमें भी पेश है। और उस टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे जो अहम सेक्टर है वो हमारा हौज़री सेक्टर है, जो कि अपनी खातिर-ख़्वाह खिदमात से हमेशा से हमें सुरखरू करता रहा है। और मुश्किल जो चैलेंजिंग हमारे हालात हैं उसमें भी इसने सर्वाइव करके दिखाया है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, हमने देखा कि कभी हमारे रिफ़ंड्स के मसाइल आए, कभी रिबेट्स के हमारे मसाइल आए, और कभी हमने इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दी, कभी हमें बर वक्त जो टैक्सेस की अदायगी के ऊपर हमारे जो शिकंजा टाइट किया गया। तो मुख्तलिफ जो चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन अब ये होता आ रहा है कि हमारा जो सबसे अब अलमिया ये होने लगा है कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बाज़ाब्ता तौर पर मायूस होने लगी है और वो इसके ऑल्टरनेट सोचने लगी है कि अब कैसे। देखें, हर चीज़ का एक वक्त होता है, आप उसको डील करते हैं। आपने 1 साल मार खाई, आपने 2 साल मार खाई, आपने तीसरे साल भी मार खाई। अब आप बैंकों के आप मकरूज़ होते जा रहे हैं, आप सेक्टर इसलिए रन कर रहे हैं कि हुकूमत का दबाव है, चले जी चलाते जाएं, जैसे भी है इसको करें, हमने सर्वाइव करना है, हमने इंडस्ट्री को लेकर चलना है। लेकिन अगर ताजर या सनतकार खुश नहीं है और वो इन हालात में मज़ीद काम नहीं करना चाह रहा, तो आप कैसे उससे काम करवाएंगे? इसके लिए बड़ा वाज़ेह चीज़ें हैं कि आप ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करें, आप माहौल दोस्त, बिज़नेस दोस्त माहौल करें कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग अपनी इंडस्ट्री लगाएं, बढ़ाएं उसको। आप देखें कि आपने सोलराइज़ किया सब कुछ, सोलराइजेशन की तरफ गए, अब वो नेट मॉनिटरिंग का नया मामला आ गया, उसमें भी आपने सनतकार को खींच दिया। पहले आप उनको पॉलिसी देते हैं कि जनाब आप ये करें, हम आपके साथ हैं। बाद में जब वो उस तरफ आ जाता है और वो आइंदा 10 साल का सोच लेता है कि जनाब 10 साल बाद मेरी जो टेक्सटाइल है, मेरी जो सन्नत है यहाँ पे खड़ी होगी, मेरा वर्कर यहाँ पर होगा, हम ये चीज़ों में हम इस मुल्क को कंप्लीट करेंगे। ये गैप नज़र आ रहा है ना कि जब पॉलिसी बनाई जाती है तब मुशावरत नहीं की जाती है, तब बंद कमरों में पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं और फिर जब
इम्प्लीमेंट करवाई जाती है और देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशंस के रिज़ल्ट या टारगेट्स या जो गोल्स हम लोगों ने डिसाइड किए हुए हैं वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि पॉलिसीज़ कामयाब होने के पीछे या कामयाब ना होने के पीछे ये बात भी सरे फहरिस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब आप अबहामज़दा माहौल पैदा कर देंगे, इम्कानात के ऊपर ही चलते चलेंगे कि ये होगा तो हम ये कर लेंगे, ये होगा तो हम ये कर लेंगे, ये टेक्सटाइल सेक्टर इस चीज़ का मुतहम्मिल है ही नहीं। हमारे यहाँ पर हम क्यों कहते हैं कि भाई आप जो अच्छे प्लानर हैं, जो मनसूबा साज हैं, आप हर कम्युनिटी में दें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबाजात हमारी इंडस्ट्री में ना होने के बराबर हैं। सारी की सारी, माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि तुक्के के ऊपर चल रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सनतकार इंतहाई मायूस हो चुका है इन हालात से, और वो अब सर्वाइवल की गेम से बाहर आना चाह रहा है। जैसे कि मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि अब वो अलमिया आ चुका है कि लोग मायूस होना शुरू हो चुके हैं, और ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट होता है कि सनतकार ये सोचे कि मैंने अपनी इंडस्ट्री को अब वाइंड अप करना है। और वो जो एक सनत है वो अगर बंद होती है तो हज़ारों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर वो फिर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे साथ में जो हुकूमत है, हुकूमती नुमाइंदे हैं, मुतल्लिका हमारी जो इदारे हैं, उनको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। मिलजुल कर बैठने की ज़रूरत है कि आया हम आपको किस सतह पर किस तरह का रिलीफ दे सकते हैं। बड़े बुनियादी से चीदा से मसाइल हैं हमारे सनतकारों के, जो बड़े वाजे रखे जाते हैं हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर कॉन्फ्रेंस में, कि जनाब बिजली सस्ती करें, खाम माल हमें प्रोवाइड किया जाए, देरपा पॉलिसीज़ मुरतब की जाएँ और वो पॉलिसीज़ चलें, उनमें कोई रद्दोबदल ना आए। रद्दोबदल आता है तो यकीन मानिए ऊपर से लेकर नीचे तक डिस्टर्बेंस होती है, और उस डिस्टर्बेंस को क्लियर करने के लिए फिर एक अलग से वक्त चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप मिल बैठ कर, जब आप संजीदा होंगे इस सेक्टर के साथ, आज आकर आपके पास एक टेक्सटाइल सेक्टर है, आईटी में तो आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, कन्फेक्शनरी में आप बहुत आगे नहीं है, हेल्थ में आपने बहुत बड़े कोई तीर मार नहीं रखे, और नोबेल आपके पास 5-6 है नहीं। तो आज आकर ये टेक्सटाइल सेक्टर ही है जो चलाता आ रहा है, और अगर आप इसको भी इस मरहूने मिंदन छोड़ देंगे, हालात के पेश नज़र छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए कि अब जो साल से ये निज़ाम चलता आ रहा है, ये सनतकार सिंगल हैंडली इसको डील करता है अपनी साइड से। आपने टैक्स बढ़ाया, उसने बर्दाश्त किया, आपने बिजली के रेट्स बढ़ाए, उसने बर्दाश्त किया, आपने कहा सोलर लाओ, वो सोलर ले आया, आपने कहा जनाब हमने रिफंड्स आपके डिले करने हैं, उसने कहा जी डिले कर दें आप, वो सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा है। लेकिन ये 2025 ऐसा साबित हुआ है कि बड़ी तादाद में टेक्सटाइल बंद हो रही हैं, बड़ी तादाद में सनतकार मायूस हो रहा है। और अगर इसी तरह से अगर हम बात करें हुकूमत की तरजीहात में, तो बहरहाल कई दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना है, हमने आसान और सादा माहौल जो है यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी को प्रोवाइड करना है, ताकि टैक्स कलेक्शन के निज़ाम भी बेहतर हो और बेरोज़गारी जो है ये भी कम हो। फर्दर भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री और होजरी के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चैलेंजेस के हवाले से, होजरी सेक्टर के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले अमित साहब, जैसे मैं बात कर रही थी कि हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना है, हमने बिज़नेस कम्यूनिटी को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। लेकिन इसके बावजूद जब भी मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करती हूँ, जब भी मैं बिज़नेस कम्युनिटी के किसी नुमाइंदे से बात करती हूँ, वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कौन सी पॉलिसीज़, हमारे तक कोई पॉलिसीज़ नहीं पहुँच रही। जब वज़ीर आज़म संजीदा हैं, आप लोग मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये गैप आखिर आ कहाँ रहा है? मैम पॉलिसीज़ तो बड़ी अनाउंस कर दी जाती हैं, लेकिन वो पॉलिसीज़ किस काम की जिन पे अमली तौर पे कोई काम ना हो सके। सिर्फ कैबिनेट नहीं, पूरी गवर्नमेंट, पूरे फेडरल लेवल पे, पूरे प्रोविंशियल लेवल पे, मुझे ख्याल है जितनी भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबको यकजा हो के इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात आपने की, अगर आप ये कह ही रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं और वो इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि टेक्सटाइल जो है वो हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं आती। तो मैं इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, उनकी प्रायोरिटीज़ में अगर टेक्सटाइल नहीं है, वो दूसरी इंडस्ट्री को लाना चाहते हैं, तो ये ज़रूर याद रखें कि हमारी एक तो उनसे दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ ऐसे बयान ना ही दें, वो कहें कि हमें प्रायोरिटी में ज़रूर रखें। और दूसरा ये कि हमारी बेस बनी हुई है, अब किसी भी सेक्टर को इस्टेब्लिश करने जाएंगे उसको टाइम लगेगा, और उसको उसमें एक ऑप्टिमम रिज़ल्ट लेने के लिए आपको उसमें काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी आईटी को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग।
एंड आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर आप बाकी सेक्टर्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो जो आपका ब्रेड विनर रहा है, जिसने मतलब पिछले साल परफॉर्म किया जिस सेक्टर ने, आप उस सेक्टर को निगलेक्ट करना शुरू कर दें तो ये एक बड़ी मतलब ख़तरे की घंटी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर रोशनी डालेगी और वो कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लेके आएगी जिससे हमारे लिए कोई बेहतरी की तरफ हम जा सकें। और इस वक्त मैं आपको बताता जाऊं कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं टेक्सटाइल्स की, इस वक्त कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। और ये मेरे ख्याल में वो वाहिद टाइम होगा जिसमें हर बंदा जो टेक्सटाइल इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम टेक्सटाइल शोबे से रिलेटेड है वो इस वक्त बहुत परेशानी में है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखते हैं कि फैसलाबाद में इससे पहले बहुत सारे लोग रोज़गार कमाने की गर्ज से आते थे। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, बहरहाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े नाम हैं जो कि इस टाइम हमें बंद होते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसका कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि टैक्सेशन के निज़ाम पे भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिसकी वजह से ये सारे मामला देखने में मिल रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा ख्याल है हम खित्ते में वो वाहिद मुल्क होंगे इस वक्त जो अपनी एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस पे ऑलरेडी 2% टैक्स दे के अपनी पेमेंट्स कैश करवा रहे हैं। पहले हम 1% दे रहे थे, अब हमें जो एक एडवांस टैक्स भी लगा दिया गया। आप मुझे एक बात बताएं, आप खुद माशाल्लाह इतने लोगों के इंटरव्यू भी करती होंगी, आपके पास डिफरेंट ओपिनियंस आते होंगे। अब मुझे ये बताएं कि हम एनर्जी में सबसे एक्सपेंसिव हो गए, हम गैस में सबसे एक्सपेंसिव हो गए, हम R&D में सबसे पीछे रह गए, ऑन टॉप ऑफ दैट हम टैक्सेस में सबसे आगे निकल गए और हम उसी खित्ते उसी तबके पे उन्हीं इंडस्ट्री वालों पे टैक्स लगा रहे हैं जो आपके टैक्स सिस्टम में। तो बजाय हम अपनी टैक्स बेस को इन्हेंस करने के, टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के, हम ऑलरेडी उन्हीं लोगों का जूस निकाल रहे हैं जो ऑलरेडी जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं। पॉइंट बीइंग कि हमें एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी अटेंशन जो है बाकी सेक्टर्स पे दे और जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका ब्रेड विनर रहा है हमेशा इतनी दहाइयों से, उस पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट की जाए। टेक्सटाइल पॉलिसी एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंप्रीहेंसिव 5 ईयर टेक्सटाइल पॉलिसी को लॉन्च करें और हमें ये पता हो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वट एवर द गवर्नमेंट इज ओवर देयर इन द फेडरल लेवल, इर्रिस्पेक्टिव बी इट एनी बॉडी, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेड रहेगी। हमारे एक ये भी अलमिया है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, अब उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अपना काम करने बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई या कुछ भी चेंजेस आई, आपकी पॉलिसी जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मैम आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कंटिन्यूटी। बिल्कुल तसलसल किसी भी इदारे की कामयाबी के लिए तसलसल बहुत ज़रूरी है और तसलसल तभी आएगा जब हमें पक्का पता होगा कि ये पॉलिसी यहाँ पे रहने के लिए है और 5 साल के लिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहम्मद अली नारो, अभी अगर हम बात कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से, नो डाउट टैक्स कलेक्शन जो है वो किसी भी मुल्क और किसी भी शहर के लिए ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा मुल्क देखें जहाँ पर तरक्की भी है, जहाँ पर रोज़गार भी है, तो हमें टैक्स कलेक्शन के मामलात को संजीदगी से लेना होगा। लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी बहरहाल कई दफ़ा ये बात करती हुई दिखाई देती है, हम टैक्स देना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्शन के मामलात में उस तरह से संजीदा नहीं हो रही जिस तरह से होना चाहिए। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं? मैम, सबसे अहम ये होता है कि देखें, आपका जो मुल्क है वो टैक्स के सर पर चल रहा होता है। टैक्स कलेक्शन कैसी है आपकी, कैसे आपके दायरा-ए-कार हैं, उसको पॉलिसीज़ कैसी आपने की हुई है, ये सारी वो अहम चीज़ें होती हैं। एक होता है मरबूत टैक्स निज़ाम, जिसमें आपने चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया होता है कि किसी पर दबाव भी नहीं पड़ता और आपका जो टैक्स है वो भी अच्छा खासा इकट्ठा हो रहा है। उसके लिए क्या किया जाता है कि एक मुरत्तब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिनमें आप हर सेक्टर को एतमाद में लेते हैं। अब ये स्टेक होल्डर्स की जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर इसके ऊपर काम किया जाता है? किसी बंदे को अगर आपने किसी भी सेक्टर पे टैक्स लगाना है तो क्या हम उनसे मुशावरत करते हैं कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं, आप बताएं आप लोगों को क्या है, आपकी जो कम्युनिटी है ऊपर से लेके नीचे तक इस पर क्या सोचती है? अगर हम इतने फ़ीसद इसमें इजाफा करेंगे तो क्या आप लोग सर्वाइव कर सकेंगे, या हम आप कहते हैं कि हम कम कर दें तो क्या आप हमारे साथ खड़े होंगे, अपनी जो कम्युनिटी है उसको राग़िब करेंगे इस जानिब ताकि हमारी जो टैक्स है वो बढ़ सके, हम टैक्स इकट्ठा कर सकें? होता ये बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ पर। मतलब कि हमने फ़कत एक फ़ैसला जारी करना होता है। जैसे अभी हमने ये 2 रोज़ पहले टैक्स हम पॉलिसी लेके आए हैं कि जनाब अगर आपने 6 जो अपनी टैक्स रिटर्न्स हैं 0 रेट पर जमा करवाई तो आपकी जो कारोबार की रजिस्ट्रेशन है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। अब ये पॉलिसी का क्या सर पैर है? एक बंदा कारोबार ही नहीं कर पा रहा। देखें, पाकिस्तान में
ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जनाब आप बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं। हमारे जो सनतकारों के हाल हैं, हमारे जो इंडस्ट्री के इस वक्त हाल है, इनसे ये पूछना चाहिए कि भाई हमने इतनी ज़्यादा कंडीशन लगा दी है, तुम काम कैसे कर रहे हो, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हालात हैं। आप टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए बजाय कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, उसका दायराकार बढ़ाएं, आप उन्हीं लोगों पर बारहा बोझ डालते जा रहे हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स पेयर हैं। तो ऐसे में हम जैसे आगाज़ में बात की थी कि देखें, जब आपकी तरजीहात में कोई सेक्टर शामिल नहीं ना होता तो फिर आप ऐसी बेरब्त पॉलिसीज़ मुरतब करते हैं जिनका कोई सर और पैर नहीं होता, और फिर वो हुकूमत की तरजीहात भी सामने आ जाती हैं कि जनाब आप चाहते क्या हैं, आखिर आप क्या देख रहे हैं, आपकी मनसूबाबंदी क्या है। आप अगर ये चीज़ें कर भी लेंगे तो आप कितने साल बाद कहाँ पे खड़े होंगे। या तो आप मुतल्लिका जो हर शहर का चैम्बर है उनको एतमाद में लें कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं, 10 साल बाद हम इसको आपका ये देंगे, आप हमें बताएं आप हमारे साथ क्या करेंगे। हम अगर आपको ये पॉलिसी देते हैं, हम आपको बिजली इस रेट पे देते हैं, तो क्या आप इस बात पर आते हैं कि आप हमारी एक्सपोर्ट को इस लेवल पे लेकर जाएंगे। जिम्मेदारी की तरफ कोई नहीं आता, एग्रीमेंट की तरफ कोई नहीं आता। पता है कि बाद में जवाबदेह होना होगा। जैसे अहमद अफजल अवान साहब ने अभी बात की कि देरपा पॉलिसीज़ मुरतब नहीं की जाती, 10 साला मनसूबाबंदी है ही नहीं, सिरे पैर से नहीं है कि जनाब हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब इस हालत में, जब इन हालात में हम कारोबार करेंगे तो उन कारोबार का या उस सेक्टर का हाल क्या होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि संजीदगी। अब जितने साल बीत चुके, गुजर चुके, ये 2025 जैसे तैसे गुजर चुका, कम्युनिटी ने सर्वाइव कर लिया, बिज़नेस कम्युनिटी ने सर्वाइव कर लिया, रोज़गार दे दिया, जैसे तैसे मामला तय कर लिए। अब आइंदा आने वाले सालों में देखना ये होगा कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है जिसकी सांसें बहाल रखना अब बहुत ज़रूरी है। तरक्की तो बड़ी दूर की बात रहेगी कि एक्सपोर्ट कहाँ पे पहुँचानी है, कहाँ पे नहीं पहुँचानी। फिल वक्त जो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने इनको सर्वाइवल लाना है, बिल्कुल। अभी तो बात इनको जो चलाना है है वो हमने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हवाले से बात चल रही है। बिल्कुल जी, मैं अहमद ऐड साहब। करना चाहूँगा, आपने कहा ना कैसे सर्वाइव करें, हम सर्वाइव नहीं कर रहे, हम हमेशा आजकल ये बात करते हैं हम जहाद कर रहे हैं। सही है, ये सेक्टर, ये हर सेक्टर का यही जवाब होता है कि सर्वाइवल किस तरह से हो रहा है। अहमद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कंपैटिटिव्स देखें, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश बहुत अच्छा जा रहा है, वियतनाम जो हम देख रहे थे कि किसी टाइम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ग्रो कर रहा है। हम जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पहचान थे, जिसका कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन हम उन तकाज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि या हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं, आया कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी है, ये मामला है? आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। जो मैं चाह रहा था क्या हम इस तरफ भी आएँ कि वो कंट्रीज़ जो हमारे बाद शुरू हुए टेक्सटाइल सेक्टर में, जब हम पीक पे जा रहे थे या हम ग्रोथ की तरफ थे, वो लोग उस वक्त एंटर भी नहीं हुए थे। आज कुछ दहाइयों बाद वो मुल्क हमसे कदरे बेहतर हैं और बहुत आगे निकल गए हैं, और टेक्सटाइल उनकी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फॉरेन रेमिटेंसेस लाने का जरिया है। आपने वियतनाम की मिसाल दी, आपने फिर अगले बात का जवाब भी दे दिया। देखिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, उसको भी अगर हम समहाउ मैनेज करते हैं बाय स्मार्ट मेथड। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव बीन हाईलाइटिंग, जब से मुझे मौका मिला है और मैं इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको आपने भी बोला। मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि दुनिया में इस वक्त AI आ जाए और हम आज भी वही कपड़े बना रहे हो या उन्हीं फाइबर्स पे काम कर रहे हो जिन पे हम जब पैदा हुए थे तो हमने अपने बड़ों को काम करते देखा था। अब दुनिया जो है वो स्मार्ट प्रोडक्शंस में जा रही है, स्मार्ट वेज में जा रही है। हम अभी भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करें। लोगों की इस वक्त तरजीहात हैं कि टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमें कोई मसला आता है, हम कहते हैं जी इधर 2 बंदे और रख लें, 3 बंदे और रख लें। दूसरा एक और बड़ा मसला है, हमारी जितने भी स्किल्ड लोग हैं, माजरत के साथ कहना पड़ता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो स्किल्ड नहीं है मैम, वो सेमी स्किल्ड है, उन्हें स्किल्ड हमने खुद बनाना है। फिर हमारे लिए एज इंडस्ट्रियलिस्ट ये भी बहुत एक कबाहत है, एक बहुत बड़ा मसला है कि हम किसी स्किल्ड बंदे को हायर करते हैं, जब उसे फील्ड में उतारते हैं तो हमें पता लगता है भाई ये ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब। बिल्कुल, और आप बड़े खूबसूरत पॉइंट जो हैं वो रेज़ कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है सीखने की ज़रूरत है। हम बात तो करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी पहचान है, लेकिन इस पहचान को बरकरार रखने के लिए हुकूमती सतह पे क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, मैन पावर किस टाइप की हमें रिक्वायर्ड है, स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट होगा जिसमें वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी काम करें, बेरोज़गारी जो है इससे भी ख़त्म किया जाए, और ये फैसलाबाद के हवाले से बात हो या पाकिस्तान की पूरी फैक्ट्रीज़ के हवाले से बात हो वो भी तवातर से चलें। तो कहीं ना कहीं हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना रोल पाकिस्तान का होना चाहिए, जितना रोल फैसलाबाद का होना चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अहमद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम बात कर रहे थे बांग्लादेश के हवाले से, जैसे हम बात कर रहे थे वियतनाम के हवाले से, चाइना भी इसमें अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमेशा से बड़ा अहम रहा है, अब टेक्सटाइल सेक्टर में भी वो आ गया है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन कंट्रीज़ ने की हैं? बांग्लादेश बड़े दिनों में इसका नाम ऊपर आया, वियतनाम का भी ऐसा है, और जिसमें हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें क्या चीज़ें उन लोगों से अब अडॉप्ट करनी चाहिए? मैम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने भी ये बात पहले भी रेस की और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि जब तक हम R&D में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए इदारा, एज ए इन ए ब्रॉडर पिक्चर, हम एज ए इंडस्ट्री आगे नहीं जा सकते। हम जब तक न्यू फाइबर्स पे, न्यू फैब्रिक्स पे, न्यू मटेरियल्स पे काम नहीं करेंगे, उसमें हम आगे नहीं जा सकते। बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश ने एक तो ये किया है मैम कि उनकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनर्जी टैरिफ्स। एनर्जी प्लेज अबाउट 40 to 45% रोल, जिसमें से 50% आपकी जो कॉस्टिंग होती है, इन माई एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग, वो हमारी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की मद में जाती है। तो बांग्लादेश ऑलरेडी हमसे कंपेटिटिव है इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री। सेकंड, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट जो है वो एक फेवरेबल पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रही है, क्योंकि उनका इस वक्त सिग्निफिकेंट सेक्टर है फॉरेन रेमिटेंस लाने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर है। थर्ड मैम, इसमें इस वक्त जो है बांग्लादेश के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना साजगार माहौल प्रोवाइड किया फॉरेनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि कई लोगों ने वहाँ जाके अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश कर ली हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, मुझे कई फैब्रिक्स के मटेरियल्स चाहिए या फैब्रिक्स चाहिए, तो मुझे चाइना से कांटेक्ट करना पड़ता है, मुझे ताइवान से कांटेक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे बहुत कम कंपनीज ऐसे होते हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद होते हैं। जबकि मेरे कंपटीशन में जब मैं बांग्लादेश को चेक करता हूँ, तो बांग्लादेश में जब जाता हूँ तो बांग्लादेश में हर कंपनी ने अपना ऑफिस खोला हुआ है। वो ऐसी पॉलिसीज दे रहे हैं, ऐसे उनको इन वन वे और अनदर मोटिवेट कर रहे हैं उन कंपनीज को। एंड डेफिनेटली जब भी किसी सेक्टर का टर्नओवर बढ़ रहा होता है, कोई सेक्टर आगे तरक्की की तरफ गामजन होता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये भी समझदारी हैं, अपने ऑफिस ऑटोमेटिकली खोलना शुरू कर देती हैं। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, जिसको आप रिलेट कर सकती हैं R&D से। R&D होगी तो हम टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे, और टेक्नोलॉजी जब इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए एक और बड़ी दिक्कत है। हमारे लिए एक और बड़ी दिक्कत ये है कि जिसको मैंने पहले पॉइंट रेज किया कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड नहीं, सेमी स्किल्ड है। तो उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकती है, R&D में भी कर सकती है, क्योंकि कई चीज़ों में रिसर्च में इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि एक नॉर्मल SME, एक नॉर्मल इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट बजाय हमें दूसरी शक्लों में मराहत देने के, हमें कोई इस तरह की मराहत नहीं चाहिए। गवर्नमेंट अगर कुछ हमारे लिए कर सकती है, एक हमारी एनर्जी कॉस्ट को कम करे, एक कुछ हमें टेक्सटाइल पॉलिसी दे, और तीसरा R&D के लिए कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए जहाँ पे न्यू से न्यू डेवलपमेंट, न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि इंडस्ट्री के लिए आसानी पैदा हो सके। क्योंकि अगर उस चीज़ में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे कर दे, हमें मराहत ना दे, हमें सब्सिडीज ना दे, हमें कुछ तो दे। बिल्कुल अहमद साहब, आपने देखा होगा कि बहरहाल आपके साथ भी ये मसला कई दफ़ा हुआ होगा कि आप लोग एक मेहनत से एक बड़ा ऑर्डर कैप्चर कर पाकिस्तान लेकर आते हैं, ठीक है, आता है ऑर्डर जी, आप लोग उस पर काम करना शुरू हो जाते हैं, अगले ही दिन एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है, अगले दिन कोई ऐसा मामला हो जाता है कि पॉलिसी चेंज हो जाती है, आप लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। सेम अगर हम ये दिसंबर के हवाले से बात करें, क्रिसमस का टाइम था, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था जिसमें ऑर्डर डिलीवर करने थे, न्यू ईयर के ऑर्डर्स आप लोगों के पास होंगे। हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल है। ये तमाम चीज़ें एक्सपोर्टर्स को बहुत परेशान कर रही हैं। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ किस तरह से आए, ये सवाल करता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ अगर हम टैलेंट का एनालिसिस करें तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, पूरी दुनिया उस चीज़ की मुतरफ है। बिल्कुल मैम, टैलेंटेड तो हम हैं, लेकिन ये भी हमें देखना है कि स्किल डेवलपमेंट इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग। एक बंदे के पास टैलेंट है, एक पेंसिल है, उसमें लेड होती है, वो लिख सकती है, लेकिन वो कब लिखना शुरू करती है? जब हम उसे शार्पन अप करते हैं और उसके लेड को निकालते हैं। तो इंसान को भी मैं आई थिंक इसी तरह कि हमें अल्लाह मियाँ ने हमारी कौम को दिमाग दिया है, हमें टैलेंट्स दिए हैं, लेकिन हमें उसे शार्पन अप करना है। और शार्पन अप तभी हो सकेंगे जब हम उनकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो ये तो उस चीज़ का मैं जवाब देता हूँ।
और दूसरा ये है कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर हंगामी बुनियादों पे गवर्नमेंट इन चीज़ों को अटेंशन नहीं देती तो हमारे लिए, जैसे अली भी मेंशन कर रहे थे, कि इस वक्त तो ऐसी सिचुएशन इतनी मायूसी हो चुकी है कि लोग अब अपनी इन्वेस्टमेंट जिनके पास रह गई थी वो विड्रॉ कर रहे हैं या वो अपने इदारे बंद करके जा रहे हैं। और आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री, हाउसिंग सेक्टर स्पेशली, गारमेंट सेक्टर इज़ द मोस्ट लेबर इंटेंसिव सेक्टर इन द होल इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सबसे ज़्यादा जो बंदों की एक लेबर की इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे सेक्टर में है। और एक बंदा, जो आपको भी पता है हमारे जो पाकिस्तान में सिस्टम है, एक बंदा कमाने वाला होता है, 3-4 लोग घर में खाने वाले होते हैं। तो अगर किसी बंदे के पास 1000 बंदा भी काम कर रहा है तो वो 1000 बंदा नहीं, उससे 3-4 हज़ार लोग खाना खा रहे हैं, जो मतलब घराने चल रहे हैं। तो इस वक्त मैं तो इन चीज़ों को इसी तरह हाईलाइट करूँगा। और मेरी इस वक्त रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि आप बेबी स्टेप्स ले लें, चलें कुछ तो करें ना, कुछ तो हमें करके दें इन वन शेप और अनदर। कोई तो स्टेप ले। हमें अनाउंसमेंट आती है, हम टीवी पे देखते हैं जी अटेंशन दी जा रही है, टेक्सटाइल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हमारे वज़ीर आज़म साहब उनकी मेहरबानी के उनकी मतलब वो इसमें नज़रसानी कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे ऑन ग्राउंड हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ वैल्यू एडिशन पे भी काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहम्मद इनारो, अगर हम वैल्यू एडिशन के हवाले से बात करें, बाय प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें, जैसे मैं बात कर रही थी, टैलेंट है, टैलेंट को कैप्चर करने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसे किस तरह से एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, एक राइट समत में लेकर जाते हैं। वैल्यू एडिशन में मुझे लगता है कि जिस तरह से काम होना चाहिए हॉस्टरी सेक्टर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहाँ पर एक गैप नज़र आ रहा है। वो गैप को किस तरह से कवर अप किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे वक्त या ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, अगर हम हॉस्टरी सेक्टर के हवाले से बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का नाम बहुत सारे ऐसे मालिक में शामिल है जो कि बड़े बड़े ब्रांड जो हैं यहाँ से बनते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन पे अगर पाकिस्तान उस तरह से काम करना शुरू कर दे तो हम देखेंगे कि मेड इन पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी को मिल जाएगा। मोहम्मद इनारो, जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि वैल्यू एडिशन के लिए मुझे लगता है कि जो काम या जो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है वो उस तरह से नहीं लिए जाते। आपके बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात भी रहती है, मीटिंग्स भी रहती हैं, बिज़नेस कम्युनिटी इस नीड्स को रियलाइज़ कर रही है। देखिए, रियलाइज़ तो कर रही है, लेकिन माजरत के साथ यहाँ पर जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, शायद वो भी इस तरह से अपने तक, अपनी ज़ात तक या अपने इंस्टीट्यूट तक या अपनी इंडस्ट्री तक इस चीज़ को उस तरह से लेकर नहीं चली जहाँ तक इनको चलना चाहिए था कि अपनी सतह पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो शोबा जाते हैं उनको तरक्की दी जाती है। अब देखें कि हम चाइना की बात करते हैं कि जी चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हम ये बात नहीं करते कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। क्यों? कि वो जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ से है, हमसे ही यहाँ से रॉ मटेरियल उठाता है, वो लेता है और हमें ही बेच रहा है। हमसे धागा लिया जाता है और वो विस्कोस की सूरत में हमें ही बेच दिया जाता है। हम उसको धागे की कोई अच्छी फाइबर बनाने में अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ पर होता है, प्रोड्यूस यहाँ पर हो रहा है और बेचा भी यहाँ पर जा रहा है, लेकिन क्या है कि वहाँ से होकर आ रहा है। तो बुनियादी तौर पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबा जाते हैं, अब वो वक्त आ चुका है कि हम इन चीज़ों को डील करना शुरू कर दें। अगर हम नहीं करेंगे तो यही है कि इंडिया हमसे चावल ख़रीदेगा और दुबई में अपना टैब लगाकर बेच देगा अच्छी पैकेजिंग के साथ, और हम अपना चावल भी फ़रोख्त करने के काबिल नहीं होंगे। तो ये जो अब ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये वो जदीद हथियार हैं जिनको अपनाए बगैर हम एक्सपोर्ट की जंग में नहीं उतर सकते, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमने रिलायबल बनाना है आने वाले वक्त के साथ, और इन शोबों की तरफ हमें जाना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा शोबा है और इसको फ़कत और फ़कत ये हमारे इदारों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जैसे कि गुज़श्ता रोज़ समेडा ने बहुत बड़ा तीर मारा है जी कि हमने स्मर्ट नामी एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर दिया है, सारा का सारा जो SMEs है अब घर बैठे अपने कारोबार की रजिस्ट्रेशन करवाएं। इनसे कोई पूछे SME है कहाँ पर, किसने रजिस्ट्रेशन करवानी है, कारोबार बढ़ कहाँ पर रहे हैं, नया बंदा कारोबार करने कौन आ रहा है, जिनके कारोबार हैं वो बंद हो रहे हैं, वो मायूस हैं, वो परेशान हैं हालात से। आपने रिसर्च की तरफ नहीं जाना। हमारा TDAP है वो जनाब एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप कर क्या रहे हैं?
आप जो बिज़नेस कम्युनिटी को नए मौके फराम कहाँ पर कर रहे हैं, आपके पास जदीद सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके कंटेनर्स लाखों की तादाद में पोर्ट पर पड़े हुए हैं, रिलीज़ नहीं हो पा रहे, कस्टम क्लियरेंस नहीं है, साजगार माहौल नहीं है, और आप बात करते हैं कि जनाब आप कारोबार बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? तो ये वो मसाइल हैं, ये बैठेंगे नहीं, ये कारोबारी सेक्टर के साथ नहीं बैठेंगे, कहीं पर हमारे माजरत के साथ बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल आ जाते हैं, मफादात आ जाते हैं, और वो कहते हैं जनाब रहने दो। बिल्कुल, ये बिज़नेस मसाइल ये कम्युनिटी हो के गए हैं। मफादात या तहफ़्फ़ुज़ात ये सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी के नहीं है, इससे वाबस्ता हर शख्स के हैं। वो इंसान जो कि कपड़ा ख़रीदना चाहता है, ये तहफ़्फ़ुज़ात उसके भी हैं। अहमद साहब, आपसे मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहती हूँ, वैल्यू एडिशन को आप लोग किस तरह से देख रहे हो? आप इस ज़रूरत को महसूस कर रहे हो? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर हम SME की बात करें, SME इस वक्त हमें कहाँ पर स्टैंड होती हुई दिखाई दे रही है? मैम, अली ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि स्मेडा ने ये कह दिया, लेकिन SMEs है कहाँ पे? मुझे SMEs नज़र ही नहीं आ रहे। मतलब बहुत ही कोई मखसूस जगहों पे SMEs काम कर रहे होंगे, और उसको को रिलेट मैं हमेशा करता हूँ R&D से, क्योंकि SMEs हमेशा कोई एक नीश प्रोडक्ट में काम कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों में काम कर रहे होते हैं जिसकी बहुत लिमिटेड मांग होती है और उसको मैसिव स्केल पे प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा होता। इट डजंट अप्लाई ऑन द होल, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है। तो SMEs को तो मैं कहता हूँ कि जब आप इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे, इंडस्ट्री को अटेंशन देंगे, ऑटोमेटिकली SMEs पे भी आपकी अटेंशन जाना शुरू हो जाएगी इन वन वे एंड अनदर। और उसके लिए वही बात है कि हमें एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी चाहिए। वैल्यू एडिशन हम तभी इम्प्रूव कर सकेंगे कि हम R&D बेहतर करें, हम उन फाइबर्स में, उन मटेरियल्स में काम करना शुरू करें जिसमें दुनिया में मांग है। अब मैम, हमें लो एंड प्रोड्यूसर माना जाता है और हमारे पास वो कस्टमर आना चाहता है जिसको सस्ता माल चाहिए और जिसको बेसिक माल चाहिए, और बेसिक माल में कभी भी बचत इतनी नहीं होती। आप वैल्यू एडिशन में पैसे कमाते हैं, और वैल्यू एडिशन तभी होगी जब वक्त के साथ, दुनिया के साथ हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे, उन मटेरियल्स में R&D करके हम लोगों को कहेंगे यस, दिस इज समथिंग एवरीबॉडी कैन ऑफर, बट दिस इज समथिंग ओनली आई कैन ऑफर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अब एक कमरे में 10 लोग हैं, एक ही चीज़ बेच रहे हैं, उसी पे कम्पीट कर रहे हैं, उसमें आपकी कंपेटिटिवनेस जो है वो मैटर करेगी, और जिसमें हम ऑलरेडी पीछे हैं। तो अनलेस या तो हम इतने कंपेटिटिव हो जाएं या हम R&D करके हाई एंड प्रोडक्ट्स डेवलप कर लें। दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। हमने कंपेटिटिव होते मुझे अगले 5-7 सालों में मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। तो यही हमारे है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बना लें जिससे हमारी चीज़ों की, हमारी प्रोडक्ट की इतनी मांग हो कि हम अपनी मुंह बोली नहीं तो एटलीस्ट ऐसी कीमत ले सकें कि 2 पैसे भी हमें बच सकें। अभी तो लोग इस कंडीशन में मैम आए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि अपनी मशीनों को रवा रखने के लिए, चलाने के लिए हमें कॉस्ट टू कॉस्ट क्या जेब में से भी पैसे डालने पड़ते हैं, चलाएं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। MS साहब, जैसे भी आपने बात की है कि आपको अगले 5 साल तक हम कहीं पर स्टैंड होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इट्स अ राइट टाइम टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स। तो इस चीज़ को बिज़नेस कम्युनिटी रियलाइज़ कर रही है, एक इंडस्ट्रिस्ट देख रहा है, क्या इसके लिए हमारे पास सादा और आसान ईज़ ऑफ, जिसे कहते हैं कि इन्वायरमेंट हमारे पास मौजूद है? मैम, किसी भी चीज़ को मटीरियलाइज होने के लिए आई थिंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा। आप इमेजिन करें कि इन हालात में, और ये मैं और ज़ोर से एम्फसाइज नहीं कर सकता कि मुझे इतनी पेन है इस वक्त कि इन हालात में भी हम इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत तंग किया जा रहा है। हमारे पर सुपर टैक्सेस लगा दिए गए हैं, हमारे पर एडवांस टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जबकि इंडस्ट्री ऑलरेडी इतने खसारे में चल रही है कि आप चलें, हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमारी लेग्स तो ना पुल करें। और दूसरी बात जो आपने नई मार्केट के हवाले से की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम कई सालों से इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि लोगों को प्रमोट किया जाए कि वो अनटैप्ड मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, और उनकी मोटिवेशन के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स दिए जाएं कि जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन मार्केट होगी, XYZ मार्केट होगी, जहाँ पे हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट का इतना नहीं रुझान, अगर वो उन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें 2% 3% एक्स्ट्रा सब्सिडीज दी जाएं ताकि बिल्कुल वो इसी तरह से मोटिवेट हो अहमद सकें। अफजल लवान साहब कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और आपको भी एक अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं हालात एक जो है वो आखिरी चीज बेहतर होगी। हाईलाइट करना चाहूंगा जो अली ने भी की थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पीछे आप देखिएगा नंबर्स, पिछले 2 से 3 सालों में हमारी राइस की एक्सपोर्ट बढ़ रही थी,
इस साल वो भी नोज डाइव कर। चलें जी, हम तो More than दुआ गो हैं 50%। कि हालात जो हैं आने वाले दिनों में बिज़नेस कम्युनिटी के हक़ में हों और हमें कोई भी इदारा है वो तरक्की करता हुआ दिखाई दे। बहुत शुक्रिया अहमद Thank you, अफजल ma'am. साहब फॉर Thank जॉइनिंग you for दिस having us. प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल जो हैं वो बड़े थोड़े से हैं, अगर इन्हें सही तरीके से हल करने के हवाले से हुकूमत बैठ कर मुशावरत करे तो मुझे नहीं लगता कि इसे ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट एंड। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में आज सोने का रेट क्या चल रहा है। सोने की एक दफ़ा फिर ऊंची उड़ान है और सोने की कीमत एक दफ़ा फिर क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है उस शख्स के जो कि क़ुव्वत ख़रीद बड़ी मिनिमम सी है। आज की अगर प्राइस लिस्ट देख लें तो आज 1 तोला कीमत जो है वो मार्केट में कुछ इस तरह से चल रही है। 4,70,400 रुपये में 1 तोला गोल्ड जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से अगर 10 ग्राम की कीमत देखें तो 4,32,99 रुपये में हम देख रहे हैं कि 10 ग्राम गोल्ड जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तारीख़ी अगर हम बात करें तो ये पहली दफ़ा इस तरह से हुआ है कि 10 ग्राम गोल्ड जो है वो इतना महंगा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इस करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें, टाइम के हवाले से बात करें, ये पीक टाइम है वेडिंग सीजन के हवाले से भी, और ज्वेलर ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि मार्केट में गाहक का जो रश है वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि सोना जो है अब एक आम शख्स जिसकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत मिनिमम सी है, जिसकी डेली के मामलात बड़ी मुश्किल से वो गुजर बसर करता है, उसके लिए सोना ख़रीदना अब ख्वाब बनकर रह गया। करेंसी के रेट देख लेते हैं जी। आज की करेंसी के रेट कुछ इस तरह से। सबसे पहले यूरो के हवाले से देखें तो यूरो की जो बाइंग पावर है वो 329.83 में बाय किया जा रहा है और 330.42 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल की कीमत बाइंग के लिहाज से इस तरह से है, 74.86 में बाय किया जा रहा है, 74.81 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम की कीमत देखें 76.28 में बाय किया जा रहा है और 76.41 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत देखें तो हम देख रहे हैं कि इसकी कीमत में हमें इजाफा देखने में मिल रहा है। 377.7 में बाय किया जा रहा है और 378.37 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत हमें मुस्तहकम दिखाई दे रही है गुज़श्ता 2 हफ़्तों से। आज की कीमत कुछ इस तरह से है, 280.1 में बाय किया जा रहा है और 280.6 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी के मजमूई तौर पर रेट हम देख रहे हैं कि वो स्टेबल हैं, सिवाय हमें पाउंड की कीमत जो है वो आज थोड़ी सी इजाफे के साथ देखने को मिल रही है। गोल्ड के रेट आने वाले दिनों में किस तरह से होंगे, इस हवाले से भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है वो वकला की तंजीम नहीं है, बल्कि हक़ इंसाफ की लड़ाई के लिए हमें हमेशा से इसका बोलबाला करती हुई ये तंजीम दिखाई देती है। वकला के मसाइल क्या हैं, यंगस्टर्स जो हैं, यंग वकला जब भी फील्ड में आते हैं वो कुछ और मोटिव्स और इनिशिएटिव लेकर आते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो चैम्बर्स कभी महंगे होते हैं। ख़वातीन वकला के क्या मसाइल हैं और इन मसाइल को राना उमर फ़ारूक साहब किस तरह से देख रहे हैं, जो कि उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी है। क्या विज़न लेकर वो अगर इलेक्ट होते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट बार में करेंगे, जो कि यंगस्टर्स वकला के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर हम ओवरऑल वकला कम्युनिटी के हवाले से बात करें, उनकी ज़रूरियात को किस तरह से समझ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। राना उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ हैं, ये खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राना साहब आप? मैडम आप सुनाइए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर तैयब मकबूल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तैयब भाई, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। राना उमर फ़ारूक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इंतखाबात जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ही करीब आ गए हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी कैंपेन की? अगर हम बात करें विज़न के हवाले से बात करें, आप क्या विज़न रखते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से? जी देखिए, हमारा इलेक्शन क्योंकि अब बड़ा इलेक्शन हो गया है, स्ट्रेंथ 6000 की हो गई है हमारी, 6000 रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। तो जनवरी से हमने इलेक्शन स्टार्ट किया था, तो जो मेरा ग्रुप है, मेरे सीनियर्स हैं, उनसे मशवरे के बाद मैंने अपनी कैंडिडेचर अनाउंस की थी। उसके बाद हमें तकरीबन 12 महीने हो गए इस कैंपेन करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स मेरे साथ अटैच हो गए हैं। हमारे कचहरी के अंदर एक सिस्टम था बरादरीज़म का, मैंने वो उसके बरादरीज़म से हट के साबित किया बाकी ग्रुप्स दोस्त के, ये इलेक्शन जो है हम वकीलों का इलेक्शन है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर बरादरी, मेरी अपनी बरादरी, राजपूत बरादरी और बाकी दीगर बरादरियाँ जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान मेरे साथ मौजूद हैं।
इस दफ़ा थोड़ा सा टफ इस वजह से भी था कि पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन था, तो जो तकरीबन कोई 1 मंथ पहले गुजरा है, बिल्कुल। तो वो उसकी वजह से हुआ है। लेकिन हम उसके बाद इलेक्शन के बाद हमारा इलेक्शन तेज़ हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा अनाउंसमेंट्स और दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो 10 जनवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे हम। चलिए, हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। तैयब मकबूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आइंदा होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात को आप किस तरह से देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अगर मिसाइल के हवाले से बात करें तो वो आपको किस तरह से देखने को मिल रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया महविश। मैं 2003 से डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन कवर करता आ रहा हूँ। तब से इलेक्शन हम देखते हैं पूरा साल, कैंडिडेट्स की कंपेन्स किस तरह चल रही हैं, हम उस हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं। आज से कुछ साल पहले एक वक्त था कि मोस्टली सीटों पे इलेक्शन 1 to 1 हुआ करता था। सदर के 2 उम्मीदवार, सेक्रेटरी के 2 उम्मीदवार, ये 2 ही मेन सीटें हैं। लाइब्रेरी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, दूसरी तीसरी सीटें जो हैं उनमें ज़्यादा भी उम्मीदवार आते थे, उन पर लोगों का फोकस बहुत कम होता है। मेन फोकस जो बार के इलेक्शन में है वो सदर की सीट पर और सेक्रेटरी की सीट पर हुआ करता था। लेकिन इस बार आपके लिए भी हैरान कुन होगा कि सदर की सीट पर 8 कैंडिडेट मौजूद हैं, जो और 8 के 8 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इसी तरह जो सेक्रेटरी की सीट है उस पर भी 4 कैंडिडेट मौजूद हैं, और उनमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने कंटेस्ट किया था एज ए कैंडिडेट ऑफ सेक्रेटरी, दोनों वो लूज़ कर गए थे। अब इस बार दोनों ही रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं सबसे अहम बात बताता चलूँ, एक ज़िला कचहरी में एक तासर है हमारे फैसलाबाद में कि अगर एक कैंडिडेट इस साल हार गया और दूसरे साल अगर उसने रिपीट किया तो उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी। कोई भी उम्मीदवार उसके मुकाबले पे खड़ा होना उसके लिए बेवकूफ़ी होगी, उसका मुकाबला करना बड़ा ही मुश्किल होगा। और इस बार तो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, और उन कैंडिडेट्स की मौजूदगी में राना उमर फ़ारूक ने बिल्कुल स्टार्ट में, ये साल शुरू होते ही 2025 शुरू होते ही और 25 में जनवरी में इलेक्शन जो कंटेस्ट हुआ उसके फौरी बाद अनाउंस कर दिया था कि मैं उम्मीदवार हूँ। लोगों ने कहा ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको नहीं पता कि 2 उम्मीदवार जो ऑलरेडी पिछले इलेक्शन में कंटेस्ट कर चुके हैं, अच्छे वोट ले चुके हैं, लोगों के साथ पेनिट्रेशन इसकी निस्बत ज़्यादा है, ये यंगस्टर वकील है, चंद साल हुए हैं प्रैक्टिस को, ये उनका किस तरह मुकाबला करेगा? और ये बेवकूफ़ी है इसका इलेक्शन लड़ना। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया जो ये समझते हैं कि बार में जिस पर हमने हाथ रखा सिर्फ वही सेक्रेटरी बन सकता है। लेकिन इन्होंने उनको बताया कि लगन सच्ची हो, आपकी नीयत अच्छी हो, आप वकला के मसाइल हल करना चाहते हो तो बिल्कुल 100 उम्मीदवार भी हो आपने तो देखा होगा कि राना उमर साहब जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। यंग वकला के हवाले से बात कर लें, सीनियर वकला के हवाले से बात करें, हम देख रहे हैं कि इनकी जो कोशिशें हैं, जो इन्होंने स्टार्ट में ही मेहनत स्टार्ट कर दी, और वैसे भी बात कहते हैं कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। बिल्कुल ऐसा ही। और उन उम्मीदवारों की मौजूदगी में जो रिपीटर थे, अब इस वक्त 4 कैंडिडेट खड़े हैं। राना उमर फ़ारूक साहब हैं, अली आबद मंच साहब हैं, मियाँ आम्बर नज़ीर साहब हैं, और चौथे कैंडिडेट हैं कलीमुल्लाह गेल साहब। अच्छा, इनमें से 2 उम्मीदवार एक बरादरी के हैं, अली आबद मंच साहब और राना उमर फ़ारूक साहब। 2 उम्मीदवार एक राई बरादरी का है और एक जट बरादरी का है। और ये पहली बार मैंने देखा है कि इनके साथ जो इनका मेन ग्रुप है, जो इनके उस्ताद हैं, जो इनका मेन इलेक्शन लड़वाने में जिनका किरदार है, वो जट बरादरी से हैं। और राजपूत बरादरी के सरकर्दा लोग इनके साथ खड़े हैं। राई बरादरी के बड़े बड़े जो नाम हैं उन्होंने इनकी सपोर्ट का भी ऐलान किया हुआ है। ख़ास तौर पे यंगस्टर, जिसे हम फोर्थ वर्ड कहते हैं, जो नए वकला आए हैं, यंगस्टर आए हैं, वो बरादरीज़म को नहीं मानते, वो सीनियरिटी को भी नहीं मानते। नहीं, इस लिहाज से नहीं मानते कि उनका अपना माइंड है कि अगर ये सीनियर वकील है, हम ये नहीं कहते कि ये बार के मसाइल हल करेगा, इसको वोट देना ही देना है, नॉट एट ऑल। वो अब ये देखते हैं कि हमारे मसाइल वक़्त में जिस तरह जिद्दत आई है उसी तरह इनके मसाइल में भी जिद्दत आई है, और उसको कोई यंगस्टर ही समझ सकता है, प्रैक्टिसिंग लॉयर ही समझ सकता है। जो जिनका यंग वकला से राब्ता मुसलसल है वो ही उनके मसाइल को समझ सकता है। बड़ी तादाद यंगस्टर की ऐसी है जो हर साल आ रही है, उन बेचारों को चैम्बर नहीं मिल रहे। कोई किसी के साथ चैम्बर में बैठ के अपना काम चला रहा है, कोई 2-3 लोगों ने इकट्ठा मिल के रेंट पे लिया हुआ है। राना उमर फ़ारूक साहब का सबसे पहला मेन
स्लोगन ही ये है कि यंगस्टर के मसाइल पे तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जो सीनियर वकुला हैं वो खुद भी अपने मसाइल हल कर लेते हैं। इन यंगस्टर्स को कोई लीडर चाहिए जो इनके मसाइल हल करे, इनके लिए चैम्बर्स का बंदोबस्त करे, रिफ्रेशर कोर्सेज हों डेली बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नई से नई साइटेशन आती है, नया से नया कानून चीज़ें सामने आती हैं, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज इन्होंने कहा कि हम करवाएंगे यंगस्टर्स के लिए, ताकि वो इन टच रहें कि अब कानून में क्या जिद्दत आ रही है। मैं जिसको आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि 3 माह में कब्जा वापस होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उस पर पूरा एक्शन लिया कि आप कर ही नहीं सकते, ये जुरिस्डिक्शन उसकी है, हाई कोर्ट की है या कोर्ट की है। अब ये तनाज़ा चल पड़ा। अब इसको अपडेट रखना है वकला यंगस्टर्स को, कल को उनके पास इस तरह के केस आने हैं। तो ये हकीकी अगर यंगस्टर्स की कोई आवाज़ है वो राना उमर फारूक है, और इस लिहाज से खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि 2 रिपीटर कैंडिडेट्स के होते जिनके बारे में था कि वो चंद वोटों से हारे हैं एक उम्मीदवार, उनका मुकाबला करना ही बेवकूफ़ी है, कर ही कोई नहीं सकता। जीत हार अल्लाह पाक ने, अल्लाह के हाथ में है। आपका स्टैंड लेना किसी भी मिशन के लिए, आपकी स्ट्रगल, वो सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इसी तरह से राना उमर फारूक साहब, आपसे मैं सेम तैयब मकबूल साहब की बात आगे बढ़ाती हूँ कि जैसे 1 साल पहले के हवाले से बात करें, अभी मौजूदा सिचुएशन हम देख रहे हैं कि 2 तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन आपने जिस तरह से कैंपेन का आगाज़ किया था और जो आपका स्लोगन है कि यंगस्टर्स को एम्पावर करना है, तो स्टार्टिंग में आपको ये नहीं लगा कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी टफ होने वाली है? किस तरह से तमाम चैलेंजेस को आपने टैकल किया? जी देखिए, मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मेरा ग्रुप है, जब उन्होंने फ़ैसला किया था इलेक्शन का, तो मुझे इस बात का हौसला था कि यार मेरे साथ मेरा ग्रुप तो खड़ा है। और 2003 में मेरे सीनियर मसूद सरवर तारड़ साहब सेक्रेटरी रहे हैं। हमारे जो मेरे जो सीनियर्स हैं, जो हमारा ग्रुप है, उनके तकरीबन हमारे ग्रुप से कोई 7-8 सेक्रेटरीज़ रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस था पहले, तो इस वजह से मुझे हौसला था और उन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया है। और मेरा इलेक्शन ऐसे ही लड़ रहे हैं वो जैसे उनका अपना इलेक्शन है। अभी भी मैं आपके पास बैठा हूँ और वो पीछे कैंपेन कर रहे हैं मेरे लिए, तो ये ब्लेसिंग है मेरे ऊपर उनके कि मुझे ऐसे सीनियर्स मिले। और अब इससे आगे ये है कि मेरे अल्लाह पाक ने जब रहमत करनी हो, मेरे दोस्त यंगस्टर्स, मेरे क्लास फेलो जो हैं, उन्होंने भी जब मैंने फ़ैसला किया, उन्होंने कहा मुश्किल है, मैंने कहा नामुमकिन तो नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साथ, उन्होंने भी कोशिश की, मेरे सीनियर्स ने कोशिश की, तो अल्लाह पाक ने आज हमें इस मुकाम पे ले आए हैं। अभी 15 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाद फ़ैसला जो होगा अल्लाह पाक को पता है, लेकिन इस चीज़ की हमें खुशी भी है मुझे कि मुझे एक अच्छी टीम, मेरे अच्छे लॉयल सीनियर्स और मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए वर्किंग की है और मैं उनका सानमंद भी हूँ। बिल्कुल इसी तरह से यंगस्टर वकला के हवाले से बात करें तो उनके मसाइल अपनी जगह है, सीनियर वकला के हवाले से बात करें तो वो भी अपने मसाइल के हवाले से अक्सर हमें बात करते हुए दिखाई देते हैं। कभी पार्किंग का मसला है, कभी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इन मसाइल को किस तरह से देख रही है, राना उमर फारूक साहब इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम इंतखाबात के हवाले से बात करें तो मैं जैसे पहले कह रही थी कि इंतखाबात वकला के हवाले से नहीं, ये पूरे शहर की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इस पर फर्दर भी बात करेंगे, वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं वकला के मसाइल के हवाले से और आइंदा होने वाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से। राना उमर फारूक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपका जो स्लोगन है वो यंगस्टर्स के हवाले से, यंग वकला के हवाले से, तो जब आपने ये स्लोगन सोचा, इसके पीछे क्या आपकी अमली सोच थी? आप क्या यंगस्टर्स वकला के मसाइल आपकी नज़र में ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर हल होने के लिए हैं एज़ कम्पेयर टू सीनियर? जी देखें, 2015 में मैंने जब प्रैक्टिस का आगाज़ किया था तो उस टाइम से अभी 2025 से 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल के अंदर जो हमारे यंगस्टर्स के मसाइल हैं वो ख़ुद फेस करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और जब हम खुद इन्वॉल्व हों किसी चीज़ के अंदर तो हमें ज़्यादा उसमें पता होता है कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो मेरे यंग भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो वो आते हैं न्यूली इनरोल्ड होते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। उसमें से सबसे पहला मसला है वो चैम्बर्स का है। चैम्बर्स अब तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, उस हिसाब से चैम्बर मौजूद नहीं है, बल्कि
तादाद की वजह से अभी चैम्बर काफ़ी महंगे भी हो गए हैं, जो एक आम यंग वकील के लिए की पहुंच से दूर है। और इसके लिए एफर्ट हम करेंगे जो ताकि, और हमारी जो वकला हाउसिंग कॉलोनी है वो मेरे ख्याल से 2008 या 9 के बाद दोबारा उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो उसके लिए भी हम एफर्ट करेंगे। तो इसके अलावा हमारे लाइब्रेरी को, क्योंकि हम वहाँ पे आगे पढ़ते हैं सारे जो उनको मदद चाहिए होती है केसेस के हवाले से, उसको अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस काफ़ी सारे पार्किंग का इशू है, ये तो बड़ा देरीना इशू है हमारा पार्किंग का, तो लेकिन इंशाल्लाह उसको हम इंटेंशनली जितना भी कर सके, जो ज़िले इंतज़ामिया उसको रिक्वेस्ट करके इंशाल्लाह इस पे हम करेंगे। जो इश्यूज़ मैं देख रहा हूँ 2015 से, इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश करूँगा मैं कि वो तो प्रायोरिटी पे हल होना हमारे। तो जो हमारे सीनियर्स हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर्स जो मेरे अपने सीनियर्स मौजूद हैं, उनसे मशवरा करके जो मेरे सीनियर्स के हमारे मसाइल हैं उसको भी हम हल करेंगे। मेरी वकला बहनें हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ अटैच भी हैं, और मेरा इलेक्शन ऐसे ही लड़ रही हैं जैसे उनका अपना इलेक्शन है। तो उनसे मशवरा करके जो लेडीज़ के मसले हैं, जो मुझे पता है या जो हमें अभी जिसका अभी आइडिया नहीं हुआ, इंशाल्लाह उनको भी हम हल करेंगे, ताकि जो भी हमारे यंगस्टर भाई बहन आए उनको इस प्रोफेशन के अंदर मज़ा आए। बिल्कुल इसी तरह से आपने देखा होगा राना मुश्ताक साहब, जब एक यंग वकला जो है वो फील्ड से अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आता है बाहर में, तो उसे बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे तैयब मकबूल साहब कह रहे थे कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेशन नहीं होते, सीनियर की तरफ से ताउन नहीं होता, तो एटलीस्ट यंगस्टर्स ये बात कह रहे हैं कि कोई इनके मसाइल को इतने करीब से समझ रहा है। तैयब मकबूल साहब, अगर हम वकला के दीगर मसाइल के हवाले से बात करें, जैसे पार्किंग का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, इंश्योरेंस की कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इन तमाम इशूज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि इन्हें हल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? महविश देखें, अगर आप ज़िला कचहरी में मसाइल की बात करना शुरू हों तो आपके 3-4 प्रोग्राम इसी में गुजर जाएं। देखना ये है कि इस वक्त एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है बार को, जो उनके बेसिक्स जो मसाइल हैं कम से कम वो आदमी हल करे। अब बार 6000 वकला उसमें रजिस्टर्ड हैं और सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में साइलीन रोज़ाना वहाँ पे अपने मसाइल लेकर आते हैं। अब अगर बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल एक छोटी सी डिस्पेंसरी है जो नाकाफ़ी है वकला के लिए ही। किसी किस्म की एमरजेंसी खुदा न ख्वास्ता वहाँ पे बन जाए तो आप वहाँ से सिर्फ 2 पैनाडॉल लेके खा सकते हैं, या छोटी सी आपके बैंडेज हो सकती है। आपका जिस तरह इब्तदाई तिब्बी इमदाद है ज़िंदगी बचाने के लिए, लाइफ सेविंग के लिए, उस तरह का सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे पहले ज़रूरत है कि उसको एक्सटेंड किया जाए। आप उसको हॉस्पिटल नहीं बना सकते, लेकिन उसको आप एक जदीद किस्म का थोड़ा सा बड़ा क्लिनिक बना सकते हैं, जहाँ पे कम से कम आपकी फौरी जान बचाने की तिब्बी इमदाद वो आपको मिल जाए। उसके बाद आपको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ पे सिस्टम कोई नहीं, किसी एमरजेंसी की सूरत में यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। तो खुदा ना ख्वास्ता उस ड्यूरेशन के दौरान, इस डिस्टेंस के दौरान को हादसा कोई मिसहैप भी पेशेंट के साथ हो सकता है। दूसरा जो मैं समझता हूँ, कचहरी में पार्किंग के बहुत मसाइल हैं। अब राना उमर फ़ारूक साहब से एक दिन डिस्कस मेरी हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि अब कचहरी की जगह तो वही उतनी ही है, अब यहाँ पे कोई एक तो प्लाजे बन सकते हैं, पार्किंग प्लाजा, और साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बन सकती है, जहाँ पे वो नीचे हो गाड़ियाँ लेके ऊपर चली जाए। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग 2 किस्म की कहते थे, मेरा मंसूबा है, मेरा माइंड है कि जिसमें कारें भी खड़ी हों, और एक ऐसी बनती है जिसमें मिनिमम 6000 बाइक्स खड़ी हो सकती हैं। अगर आप 6000 बाइक्स उस इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग में एक वक्त में खड़ी हो जाए तो आपके कचहरी लगेगा जैसे डबल जगह उसमें मौजूद है। और वो जगह जो पार्किंग की बचेगी, वहाँ पे वकला के चैम्बर बन सकते हैं, वहाँ पे एक बड़ा क्लिनिक, छोटा मोटा हॉस्पिटल बन सकता है। इस तरह की चीज़ें बेसिक्स जो आज तक मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं, वो राना उमर फारूक साहब का माइंड है कि वो बननी चाहिए। तो हमारी दुआ भी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में पूरा यकीन है कि 10 जनवरी को ये लाजमी जीतेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगला 1 साल किस तरह कचहरी में चेंजिंग आती है।
बिल्कुल इसी तरह से अब एक विज़न होता है और एक प्लानिंग होती है। जब चीज़ें एक विज़न के तहत लेकर आगे बढ़ती हैं या एक प्लानिंग के साथ, तो हम देखते हैं कि बदलाव जो है वो खुद ब खुद आ जाता है। पार्किंग के मसाइल हों, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों, वकला के ये बुनियादी मसले हैं जो कि तरजीही बुनियादों पे हल होने चाहिए। राना उमर फ़ारूक साहब, जैसे कि अभी हम पार्किंग के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, तो ऐसे अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं, जो कि हमारी दुआ भी है, तो आप क्या पहले 100 दिन का आपका टारगेट क्या होगा कि कौन कौन सी जो नुमायाँ तब्दीलियाँ हैं वो आप करना चाहते हैं? जी देखें, जैसे ज़िला इंतज़ामिया ने घंटाघर चौक वाली जो है साइड उसको बंद कर दिया हुआ है। वहाँ पहले जो वहाँ का रश है, जो उसकी सारी ट्रैफिक है, वो पार्किंग वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी बाहर की, उसकी वजह से ज़्यादा रश हो गया हुआ है। सबसे पहले तो हम ज़िला इंतज़ामिया से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो उसका अल्टरनेट जो बाज़ार का रश है वो कचहरी से मूव हो, ताकि जो वो पार्किंग का जिसकी वजह से पार्किंग का ज़्यादा इशू है वो कम हो। उसके बाद जो हमारा इंश्योरेंस हुई थी पिछले साल, उसके बाद मौजूदा जो कबीना है उन्होंने उसमें तो कुछ तब्दीली की है। उसके ऊपर मेरा है कि हमने सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जो ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। लेकिन जो वकील होता है उसके फ़ौत होने के बाद पीछे जो उसके वुरसा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं, उनके सर्वाइवल भी मुश्किल होता है, क्योंकि वकील पहले ही बहुत ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो उनका जो मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है अभी तक के पहले ही सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह जो हमारा इंश्योरेंस का था उसमें कोई ऐसी तब्दीली करेंगे जिससे सब कुछ बेहतर हो सके। तो इस तरह हमारे पार्किंग का मसला हो गया, फिर हमारे चैम्बर्स का मसला हो गया। ये सब मसले तो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल सिक्योरिटी का बड़ा अहम और पुराना और दरीना मसला है जी। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे 10 के दिन बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। अब आपने ऐसे एंटर होना है, अब आपने ऐसे करना है। उसके अंदर एक प्रॉपर SOP बनाएंगे। तो इंतज़ामिया से मिलके ये इश्यूज़ जो हैं ये सारे हमने नोटिफाइड हैं। तो इंशाल्लाह इन इश्यूज़ के ऊपर ही फोकस है सारा। मैंने तो आपको ये बात बताइए कि 2015 से लेके 2025 तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कचहरी का, उसके अंदर जितने इश्यूज़ मैंने देखे हैं, इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये होगी कि जब हम इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले उन मसाइल को हल करें। हमारे तहरीक चली थी हाई कोर्ट बेंच के लिए, क्योंकि फैसलाबाद की इतनी ज़्यादा आबादी है, वो तहरीक भी अब दोबारा नहीं हो सकी। तो उस पर भी इंशाल्लाह मशवरा करके उस तहरीक के लिए भी हम कोशिश करेंगे, ताकि हमारे फैसलाबाद बार को हाई कोर्ट बेंच मिल सके। तो ऐसे काफ़ी मसले तो मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह उसको हल करेंगे जो बतौर सेक्रेटरी हल कर सके। बिल्कुल इसी तरह से। तो ये मकबूल साहब, जैसे कि अभी हाई कोर्ट बेंच के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये फैसलाबाद का बड़ा पुराना और अहम मसला है। हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन बदली, लेकिन फैसलाबाद को हाई कोर्ट बेंच नहीं मिला, जिसके नुकसानात ना सिर्फ वकला को हैं बल्कि पूरे फैसलाबाद को भुगतने पड़ते हैं। आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं? महविश, हमने रोज़ाना की बुनियाद पर वकला से डिस्कस होती रहती है, मामला मुलाकात होती रहती है, क्योंकि जो मेरी बीट है क्राइम की, उसके बहुत सारे दफातर ज़िला कचहरी के सराउंडिंग में हैं। इवन CPO ऑफिस है ही ज़िला कचहरी के अंदर। तो वकला से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें हमारी होती हैं। मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत का, फेडरल हुकूमत का और जितने भी हाई कोर्ट बेंच बनाने के स्टेक होल्डर्स हैं, वो लाहौर बैठे हैं या फैसलाबाद बैठे हैं, उनका इतना बड़ा ये जुर्म है कि उन्होंने फैसलाबाद की आवाम को हाई कोर्ट बेंच से महरूम रखा है, फैसलाबाद के आवाम को इंसाफ से महरूम रखा है। 60% प्लस केसेस फैसलाबाद डिवीज़न के लाहौर हाई कोर्ट में हैं। अब आप देखें, फैसलाबाद से अगर किसी मुद्दई को या मुलज़म को हाई कोर्ट में जाना पड़े, आप डिस्टेंस देख लें, आने जाने की अखराजात देख लें, आप उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम देख लें, फिर हाई कोर्ट। बिल्कुल, अगर हम नुकसानात के हवाले से बात करें तो बेशुमार नुकसानात हैं। कभी एक पूरे दिन का टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा होता है, वकला का भी और जो साइलिन होते हैं। तो ऐसे में फैसलाबाद के और कौन कौन से मसाइल हैं, इस पर हम वक्त बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं CTI10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आइंदा होने वाले इंतखाबात के हवाले से, यंग वकला के मसाइल के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, लेकिन इस बड़े शहर के कुछ इंसाफ के तकाजे हैं। और सबसे पहली डिमांड जो है फैसलाबाद की वो ये है कि हाई कोर्ट बेंच का यहाँ पर क़याम ज़रूरी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद की शहरी आबादी को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, वकला को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये मकबूल साहब जहाँ से गुफ्तगू के तसलसल हमारा टूटा था, मैं चाहती हूँ कि वहीं से हम उसका आगाज़ करें। हाई कोर्ट बेंच ना होने की वजह से शहरियों को और वकला को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट बेंच ना देना ये इतना बड़ा जुर्म है जिसका जितनी भी किसी को सज़ा दी जाए वो कम है। हमको ज़बरदस्ती फैसलाबाद के वकला या फैसलाबाद की आवाम कोई ऐसा तकाजा नहीं कर रहे, ऐसी डिमांड नहीं कर रहे जिसके क्राइटेरिया पे हम पूरा नहीं उतरते। आप देखें मुल्तान में है, चंद 100 किलोमीटर के बाद उधर लाहौर में भी है, बहावलपुर में भी है, इधर पिंडी में है, इस्लामाबाद में है। हमारे पास क्यों नहीं? आबादी के लिहाज से देखें और हमारे केसेस के लिहाज से देखें, ये हमारा सरगोदा है, फैसलाबाद है, इनको कहाँ पे जाना पड़ता है? लाहौर में 9 बजे आजकल कोर्ट की टाइमिंग है। अगर आपने कोर्ट में जाना है तो आपको अलग सुबह निकलना पड़ेगा। आपको पता है आजकल धुंध भी है, फॉग भी है, खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, मोटरवे बंद होती है सुबह के वक्त। किस तरह बंदा रात को निकलता है फिर जाके वो हाई कोर्ट पहुंच सकता है? हाई कोर्ट में उधर काम का इतना बोझ है, 2 बजे बारी जब पानी हो तब केस लेफ़्ट ओवर हो जाता है कि आप वापस जा सकते हैं, नेक्स्ट आपको डेट देंगे। एक मसला है को हमारे हाई कोर्ट बेंच ना होने की वजह से हमारे वकला का बड़ा मसला है। अगर वकला यहाँ से लाहौर जाएं तो उनका वो पीछे सारा काम डिस्टर्ब होता है। और लाहौर के वकला अगर आप यहाँ से लाहौर का वकील हायर करेंगे तब आपको तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर आपको भारी फीसें देनी पड़ेंगी। ये हमारे फैसलाबाद के वकील हैं, मेरे नहीं भी वाकफ़, तो ये मेरी हया करेंगे, कोई फ़ीस कम लेंगे, मेरे साथ ताउन करेंगे। वो अननोन लोग हैं, उनकी फ़ीस का क्राइटेरिया है, उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ हाई कोर्ट बेंच जितनी जल्दी हो इसकी एक तो मिलना चाहिए, दूसरा इस कदर पूरी स्पिरिट के साथ, पूरी एक ताकत के साथ ये कंपेन चलनी चाहिए कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं बेंच देने के, वो बेंच देने पर मजबूर हो जाएं। और मैं आपके प्रोग्राम में ये रिक्वेस्ट भी करूँगा उमर फारूक साहब से कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह इनको कामयाबी दे, तो अपना मेन फोकस देखिए, वकला के मसाइल आपने पूरा साल हल करते ही रहना है, लेकिन हाई कोर्ट बेंच हम कई दहाइयों से मांग रहे हैं, सालों से नहीं दहाइयों से मांग रहे हैं। उसके क्या रीजंस आप देख रहे हैं? अगर हम अपने शहर के हवाले से बात करें, बड़ा शहर है, इस शहर की ज़रूरत भी है हाई कोर्ट बेंच, लेकिन तमाम तकाजे पूरे होने के बावजूद हमें हाई कोर्ट बेंच नहीं मिल पा रहा। अच्छा, मैं भी इसका सवाल का जवाब मैं समझता हूँ उमर फारूक साहब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद लाहिर हैं, ये उस तहरीकों का हिस्सा रहे हैं जो चलती रही हैं फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के लिए। ये हमें बेहतर बता सकते हैं कि बेंच क्यों नहीं बन रहा और ना बनने के नुकसानात क्या हैं, और ये उसको बनाने के लिए अपना क्या किरदार अदा करेंगे। मेरा ख्याल उमर फारूक साहब इसका जवाब। उमर फारूक साहब, आपसे मैं सेम यही क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूँगी कि हमारा बड़ा शहर है, तकाजे पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट बेंच हमें नहीं मिल पा रहा। जी देखें, इसके अंदर ये मसला तो काफ़ी देर से चल रहा है। जब मैंने कचहरी ज्वाइन की थी उससे पहले तो इस तहरीक बहुत ज़्यादा शिद्दत से चलाई जा रही थी। ये गालबन 2006-7 से ये तहरीक चल रही है। तो जो हाई कोर्ट लाहौर के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने एक इसके ऊपर कमेटी भी बनाई थी जजेस की, जिन्होंने फ़ैसला किया था कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं ये बात समझता हूँ कि जो फैसलाबाद डिवीज़न है, सबसे लाहौर हाई कोर्ट में आप जाके चेक करें तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो फैसलाबाद डिवीज़न के लाहौर हाई कोर्ट में है। तो इस वजह से तकरीबन 60% केसेस जो हैं डिवीज़न के हमारे फैसलाबाद के। तो अगर यहाँ पे बेंच बहुत हो तो ये सरगोदा या और जो नियरेस्ट हमारे डिवीज़न्स मौजूद हैं या शहर मौजूद हैं, उनको भी इसमें फैसिलिटेट किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आता कि इसमें तहरीक तालाबंदी भी की गई पहले। तो इसमें हमारे जो अहदेदार थे पहले, उन्होंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की इसके ऊपर, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ये जो हमारी फैसलाबाद की अवाम है, अगर वो और जो हमारे हुकूमत है वो थोड़ी सी कोशिश करे तो ये हो सकता है। और इंसाफ एक जो
हमारे इंसाफ का है कि इंसाफ हर बंदे को उसके घर पे दहलीज पे मिलना चाहिए। वो चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे अदारे हैं उनकी ये बात है, लेकिन ये उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। बिल्कुल राना उमर फारूक साहब, आपने देखा होगा कि मुल्तान जो है वो फैसलाबाद से छोटा शहर है। अगर हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के डिस्टेंस का कंपैरिजन करें तो दोनों को जुड़वा शहर कहते हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट बेंच की मौजूदगी है, लेकिन इतना बड़ा शहर है और जिस शहर की अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स के हवाले से, यहाँ पर बिज़नेस कम्यूनिटी भी है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी है जिन्हें अपने मुकदमात जो हैं उनकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट बेंच से अगर रुजू करना पड़ता है तो लाहौर जाना पड़ता है। जी, यही बात मैं आपको पहले भी बताई है कि ये तो वैसी हक तलफी है हमारी फैसलाबाद के वकला की भी और अवाम की भी, जो ये हाई कोर्ट बेंच यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। तो जैसे अब आपने भी बता दिया है, बल्कि ये तो सबको ही पता है इस बात का कि छोटी छोटी जो शहर हैं उनके अंदर हाई कोर्ट का बेंच बना दिया गया, या जिधर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फैसलाबाद को इस चीज़ से महरूम रखा गया है। तो इसके अंदर कोशिश तो पहले बहुत ज़्यादा की गई है, हम भी इंशाल्लाह उसके ऊपर कोशिश तो करेंगे। फोकस तो सबका होता है, लेकिन आगे जो हमारी इंतज़ामिया है या जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें देखें, हमें जो हमारी हुकूमत है मौजूदा, उसको भी किरदार अदा करना चाहिए ताकि हम उसके साथ मिल के इस मसले को हल कर सकें। बिल्कुल राना उमर फारूक साहब, जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से बात करें, महज 15 से 16 रोज़ बाकी रह गए हैं और ये मुझे लगता है कि कैंपेन का पीक टाइम होता है। तो आप इन डेज़ को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे? सीनियर्स कितने हक़ में हैं? यंगस्टर्स वकला के साथ आप मिलकर किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं और इस दरमियान मोटिव्स क्या हैं और इश्यूज़ किस तरह से देखे जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं CTI 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं। और राना उमर फारूक साहब, जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछ रही थी कि ये जो टाइम है ना, ये बड़ा पीक टाइम है आपकी कैंपेन के लिए। सीनियर्स इसमें किस तरह से शामिल हैं? यंग वकला का रोल आप इसमें किस तरह से देखते हैं और आप कितने ज़्यादा पुरुमीद हमें दिखाई दे रहे हैं? जी देखें, इसमें यंगस्टर्स का तो भरपूर किरदार है इसमें, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो शौक़ से वोट कास्ट करने आते हैं और मेजॉरिटी वोट की कास्टिंग भी यंगस्टर्स की होती है। तकरीबन कोई 1500 के राउंड अबाउट यंगस्टर्स की वोट कास्ट होते हैं। तो उसमें जो हमारे और यंगस्टर्स जो हैं, हम सब बड़े जोशीले अंदाज में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो इसमें जो मेरे साथ यंगस्टर्स मुख्तलिफ GC के या FCL के या इंपीरियल के जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो यंगस्टर्स हैं वो मेरे साथ उनकी क्लासेस मौजूद हैं। बल्कि कुछ दिन पहले हमने एक यंगस्टर्स का प्रोग्राम किया था, तो उसके अंदर तकरीबन 500 प्लस यंगस्टर्स मौजूद थे मेरे साथ। तो ऐसे ही जो हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सीनियर्स मेरे साथ ही मौजूद हैं। जो बार के ओहदेदारान साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। और जो मौजूदा इस टाइम पंजाब बार का रिसेंटली 1 मंथ पहले इलेक्शन हुआ है, तो उसके जो मेंबरान हैं वो इम्तियाज़ अहमद लूना साहब मेरा इलेक्शन ऐसे लड़ रहे हैं जैसे उनका अपना इलेक्शन है। कल वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, बल्कि रात को भी वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं मेरे साथ, चैम्बर वाइज भी और डोर टू डोर भी। तो ऐसे ही जो चंगेज़ खान काकड़ साहब हैं वो भी मेरे इलेक्शन को ऐसे ही लड़ रहे हैं। और बल्कि जो मेरे कागजात नामजदगी जमा हुए थे, उस दिन भी उन्होंने साथ मुझे मेरी हौसला अफजाई के लिए भरपूर मेरे साथ शमूलियत इख्तियार की थी और मेरे कागजात खुद जमा करवाए थे। सही। तो अभी देखें, सब दोस्त जो मेरे यंगस्टर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो हमारे पंजाब बार के मेंबरान हैं या दीगर ओहदेदारान साहब का या मौजूदा, वो मेरा इलेक्शन ऐसे ही लड़े जैसे उनका अपना इलेक्शन है। तो ये ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। तो इंशाल्लाह मैं तो इसके ऊपर मुझे अल्लाह पाक पे पूरा यकीन है और मेरी बात पे पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह 10 जनवरी को इलेक्शन जीतेंगे। चलें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो ये मकबूल साहब, आप इन 16 दिनों को किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम कैंपेन के लिहाज से बात करें, ये पीक टाइम है, आपने देखा है कि बड़े बड़े ग्रुप्स भी इस चीज़ में शामिल हैं। राना उमर फारूक साहब को सीनियर की सपोर्ट भी हासिल है, यंगस्टर्स भी इनके साथ हैं। लेकिन अगर हम इन 16 दिन का एनालिसिस करें तो आप इस कैंपेन को किस तरह से देख रहे हैं?
महविश, ये 16 दिन वो दिन हैं जो उम्मीदवार इनको मैनेज कर गया, जीत उसकी यकीनी है। जिसने इसमें थोड़ी सी ढील कर ली या ये उसने ख़ुद से सोच लिया कि अब मेरी कैंपेन बहुत अच्छी है, 16 दिन में रिलैक्स भी रहूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पिछला पूरा साल की कैंपेन एक तरफ और इन 2 हफ्तों की कैंपेन एक तरफ। और राणा उमर फ़ारूक साहब की कैंपेन बड़ी बेहतरीन जा रही है। जिस तरह उन्होंने बताया कि इम्तियाज़ अहमद लूना साहब, जिस तरह आज से 1.5 माह पहले उनका 10 नवंबर को इलेक्शन था उनका पंजाब बार कौंसिल का, उससे पहले जिस तरह वो अपनी कैंपेन कर रहे थे उस तरह वो राणा उमर फ़ारूक साहब की कैंपेन कर रहे हैं। और उसी तरह चंगेज़ अहमद खान काकड़ साहब, हालांकि वो बहुत बिजी पर्सनैलिटी हैं, आपको पता है वो MNA भी हैं, मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं और साथ पंजाब बार कौंसिल के मेंबर भी हैं। और वो सारी मसरूफियात छोड़ के राणा उमर फ़ारूक साहब के इलेक्शन पे फोकस किए हुए हैं। और यंगस्टर जो जिस तरह इलेक्शन में उनका जोशो खरोश है, और ये सब चीज़ें देखते हुए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि, बल्कि अल्लाह के घर में ये यकीन है कि जिस तरह पूरा साल कैंपेन रही है इसी तरह ये 16 दिन भी इनकी कैंपेन रहेगी। और 10 जनवरी को वो रवायत टूट जाएगी कि रिपीटर जीतता है, रिपीटर जीतेंगे, 2 रिपीटर हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन राणा उमर फ़ारूक साहब ये एक जो रवायत चली आ रही थी इंशाल्लाह वो लाजमी अल्लाह की रहमत से तोड़ेंगे। तो मकबूल साहब, अभी कैंपेन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आइडियल इलेक्शन कैंपेन आपकी नज़र में क्या होती है? आइडियल कैंपेन वो होती है जिसमें यंगस्टर और सीनियर्स और तमाम बरादरियों के लोग आपके साथ शामिल हों। अगर आप राजपूत बरादरी से हैं तो जाट बरादरी के लोग आपको पसंद ना करें कि हम वोट नहीं देंगे, ये बिल्कुल आप समझिए आपकी नाकामी है। आप किसी भी बरादरी से हैं लेकिन तमाम बरादरियाँ वो आपके साथ खड़ी हों, तमाम ग्रुप्स आपके साथ खड़े हों। अब देखें जो हमारे पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान बने हैं, नए नए सीनियर लोग हैं, पहले भी रहे हैं, कई साल से बनते आ रहे हैं, वो अगर आपके साथ खड़े हैं इससे ज़्यादा आइडियल कैंपेन मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह से राणा उमर फ़ारूक साहब अक्सर वकला ये बात करते हुए दिखाई देते हैं, आपसे भी बहुत सारे लोगों ने ये बात की होगी कि जब एक उम्मीदवार जो है वो इलेक्ट हो जाता है तो वो अक्सर औकात अपने वादे भूल जाता है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से मेक श्योर करेंगे कि आपने जो एक स्लोगन चूज़ किया है, आपने एक मोटिव के तहत आप आ रहे हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों को यकीनी बनाने के लिए क्या करेंगे? जी देखें, ऐसा होगा मैं तो इस चीज़ पे नहीं कहता, लेकिन मेरा ये कैरियर का स्टार्ट है सियासी तौर पे, जो मैंने ये स्टेप लिया अपने सीनियर्स के मशवरे के बाद या उनके फ़ैसले के बाद। तो अगर मैं इसमें कोई ऐसी कोताही करता हूँ तो बिल्कुल उसके बाद तो फिर कोई इसमें दूसरी राय या दूसरी बात नहीं आ जाती, क्योंकि हमने तकरीबन सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है, तो हम वैसे ही एक दूसरे से के पीछे नहीं हट सकते। तो जो हमारे वकला हैं, वकील का काम तो वैसे भी हो जाता है, उनको अहदेदारान की ज़रूरत नहीं होती इतनी। तो हम इंशाल्लाह जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ और मैं उन जैसा ही हूँ, कोई मुझ में ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक अलग हो या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मैं अपने आप को सुपीरियर समझूँ। अहदे आते जाते रहते हैं, तो इंशाल्लाह जीत के ये सब बताएंगे कि हम जैसा था और हम जैसा है। हम बिल्कुल इसी तरह से राणा उमर फ़ारूक साहब, हमारी जो नेक तमन्नाएं हैं वो आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया राणा उमर फ़ारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से हमने देखा कि बड़े ज़ोर शोर से तैयारियाँ जारी हैं। यंगस्टर्स, सीनियर्स, वकला जो हैं वो दिन रात एक करके मेहनत जो है वो इस इलेक्शन को कामयाब बनाने के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।